नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है नोहर डिग्री कॉलेज यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए फाइनल का ड्राइंग एंड पेंटिंग के जो पेपर हैं उसके बारे में। किस प्रकार पेपर आता है, क्या पैटर्न आता है और उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, तो ये इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे जो रेड कलर में लिखा हुआ बटन है सब्सक्राइब, उस पर करके क्लिक कर लें और पास में जो बेल का आइकन बना है उस पर भी प्रेस कर लें। और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन, जो छोटे क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट रूप में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नवशास्त्रीयवाद का संक्षेप में परिचय दीजिए। दोस्तों, नवशास्त्रीयवाद का संक्षेप में परिचय देना है। चित्रकला में ग्रीक कला को आदर्श के रूप में सम्मुख रखकर नई चित्रकला शैली को जन्म देने का जो कार्य है प्रसिद्ध फ्रेंच चित्रकार जाक दाविद ने किया था, और यह शैली नवशास्त्रीयवाद कहलाई थी। यानी जो ग्रीक की जो कला है उसको आधार के रूप में साथ रख कर के एक नई शैली को जन्म देने वाले थे। कौन है? फ्रेंच के चित्रकार थे जाक दाविद, और इसी शैली को नवशास्त्रीयवाद शैली कहा गया। नवशास्त्रीयवाद का जो पहला चित्र है वो है होरेशिया का पर्ण। तो दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम इस प्रकार ही पूछ सकते हैं कि नवशास्त्रीयवाद का जो प्रथम चित्र है वो कौन सा है? होरेशिया का पर्ण, जो किसके द्वारा बनाया गया है? जाक दाविद के द्वारा बनाया गया है 1785 में। दूसरा क्वेश्चन है, रोमांसवादी चित्रकार जेरिकोल्ट का चित्र मेदुसा का बेड़ा का परिचय दे दिए। तो दोस्तों, रोमांसवादी चित्रकार थे जेरिकोल्ट, जिन्होंने एक चित्र बनाया था मेदुसा का बेड़ा। दोस्तों, यानी जहाज का बेड़ा, यानी जहाज होता है, छोटे जहाज होते हैं, उसको बेड़ा कहते हैं। तो मेदुसा का जो बेड़ा है रोमांसवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। जेरिको ने 1819 में फ्रेंच राष्ट्रीय कला भवन में प्रदर्शित किया था। जेरिको ने मेदुसा जहाज के अधिकारियों को दोषी ठहराकर उनकी भर्त्सना की, और सन 1818 में अफ्रीका के किनारे से कुछ दूर समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। दोस्तों, ये जो मेदुसा का एक बेड़ा था, जहाज था, बड़ा जहाज, उसमें काफ़ी सारे जो यात्री थे वो कहीं निकल रहे थे, समुद्री यात्रा के लिए निकले थे। दोस्तों, अफ्रीका में समुद्र में चले तो वो थोड़ी दूर जाने के बाद वो जहाज है क्षतिग्रस्त हो गया, कोई कारणवश वो डूबने लग गया था। तो वहाँ जो एक छोटा जहाज होता है, उस जहाज के आसपास छोटे छोटे जहाज थे, तो उन छोटे जहाज को बाहर पानी में निकाल के और उसमें यात्रियों को जो यानी कि भविष्य के किस्मत के हवाले छोड़ दिया था। कहीं बच जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई भगवान के हवाले छोड़ दिया था। उनको छोटे बेड़े के अंदर उतार दिया था। तब क्या हुआ कि छोटे जहाज के अंदर इतने ज़्यादा है वो यात्री चढ़ गए थे कि वो उसमें भार ज़्यादा हो गया, तो वो डूबने लग गया। तो फिर पास में एक छोटा सा टापू था, तो उसके ऊपर जा ठहरे थे सारे यात्री। उस पर करीबन हज़ारों की संख्या में लोगों को उतारा गया, ऐसे बता रहे हैं। तो काफ़ी दिनों तक किसी को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइस नहीं था। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जो भूख के कारण है वो लोग मरने लग गए टापू पर पड़े पड़े, और किसी को कुछ पता नहीं चला, कोई बचाने नहीं आया। तो वहाँ पे कोई 5-10 लोग वो लास्ट में बच गए थे। तभी एक जहाज है उनको खोज निकाला और उन्हें बचा करके लाए थे। तो उसी पर चित्र बनाया था मेदुसा का बेड़ा, रोमांसवाद के अंतर्गत बनाया गया। दोस्तों, रोमा का होता है कथा या कहानी, यानी कहानी के आधारित चित्र बनाए गए किसके अंतर्गत? रोमांसवाद के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, यथार्थवाद चित्रकार गुस्ताव कुर्बे के चित्र बताइए। दोस्तों, यथार्थवादी जो कलाकार है गुस्ताव कुर्बे, उनके चित्रों के बारे में बताना है। कुत्ते के साथ चित्रकार कुर्बे, ओरना का भोजन आत्मचित्र, ओरना का दफन संस्कार, स्नानमग्न युवती, सोन नदी के किनारे पर 2 महिलाएं, ये जो चित्र है गुस्ताव कुर्बे के द्वारा बनाए गए यथार्थवादी शैली के अंतर्गत। चौथा क्वेश्चन देखिए, वान गोग के सूरजमुखी फूल के चित्र विषय में टिप्पणी लिखिए। वान गोग जो सूरजमुखी फूल है उसके बारे में टिप्पणी लिखनी है। दोस्तों, वान गोग है वो बचपन से ही सजीव प्राणियों की तरह फूलों से प्यार करते थे। मानव जाति के लिए सूर्य को रूपायित करने के उद्देश्य से वे सूर्य को पीले रंग से चित्रित करते थे। पीले रंग में पवित्रता व चैतन्य की भावना है, जो सूर्य में पीले रंग को प्रधानता देकर वान गोग ने सूर्यमुखी के फूल है चित्रित किए थे। मृत्यु के 20 साल बाद उनका जो सूर्यमुखी फूल है वो चित्र लगभग 3 लाख रुपए में वो बिका था। कितने? 3 लाख रुपए में सूर्यमुखी फूल बिका था। और दोस्तों, पूछ ले कि सूर्यमुखी फूल किसके द्वारा चित्रित किया गया, तो किसके द्वारा? वान गोग के द्वारा चित्रित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रभाववादी चित्रकार एडवर्ड माने का आधुनिक कला में क्या योगदान रहा? प्रभाववादी चित्रकार थे एडवर्ड माने, उनका आधुनिक कला के अंतर्गत है वो क्या योगदान रहा, उसके बारे में पूछा है। तो देखिए, आधुनिक चित्रकला के इतिहास में सन 1863 का जो वर्ष है वो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रहा। इस वर्ष पेरिस में अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी हुई थी। कब? 1863 के अंतर्गत
पेरिस में अस्वीकृत चित्रों की एक प्रदर्शनी हुई थी जिसमें एडवार माने का चित्र तृण पर भोजन है वो प्रदर्शित हुआ था। किसका? एडवार माने का जो चित्र था कौन सा? तृण पर भोजन प्रदर्शित हुआ था, जिसकी कटु आलोचना की गई थी। पूर्वगामी क्रांतिकारी चित्रकारों ने कलाकृतियों व सिद्धांतों के अध्ययन से वे आधुनिक कला की नींव डाल रहे थे। दोस्तों प्रभाववादी जो कलाकार हैं उनमें सबसे पहले जो 1863 का वर्ष है वो प्रभाववादी जो कलाकारों से आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। और 1863 में ही पेरिस के अंतर्गत अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी हुई थी जिसमें एडवार माने का एक चित्र था तृण पर भोजन, तो उसकी क्या है? कटु आलोचना की गई थी। छठा क्वेश्चन देखते हैं कि नव प्रभाववादी चित्रकार जॉर्ज सोरा की कला का परिचय देना है। तो दोस्तों जॉर्ज सोरा का जो जन्म है वो कहाँ पर? पेरिस में हुआ था। और ये नव प्रभाववादी कला के जनक माने जाते हैं, यानी नव प्रभाववाद के जन्मदाता कह सकते हैं या प्रणेता कह सकते हैं या जन्म देने वाले कह सकते हैं। इन्होंने नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल बनाया था। रेनवार के चित्र स्नानमग्न युवतियों को देखकर, दोस्तों रेनवार का एक चित्र था स्नानमग्न युवतियां, उसको देखकर जॉर्ज सोरा ने स्नान स्थल वो चित्र बनाया था। जॉर्ज सोरा बिंदुवाद पद्धति के आविष्कारक भी थे, यानी नवशास्त्रवाद के अंतर्गत दोस्तों बिंदुवाद पद्धति कौन सी होती है? किसी कागज के ऊपर जो डॉट 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 करके जो चित्र बनाते हैं वो जो बिंदुवाद पद्धति है वो जॉर्ज सोरा के आविष्कार थे, उनके जॉर्ज सोरा ने स्वीकार किया था। कला में सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग है वो जॉर्ज सोरा ने किया था। कला के अंतर्गत सबसे पहले किस आधुनिक चित्रकार ने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया था? तो जॉर्ज सोरा ने किया था। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक कला के जन्मदाता पॉल सेजान के बारे में लिखना है। आधुनिक कला के पितामह पॉल सेजान, जिनका जन्म 1839 में फ्रांस में हुआ था। आधुनिक कला के पितामह या जन्मदाता किसे कहते हैं? पॉल सेजान को कहते हैं। पॉल सेजान की बचपन से ही एमिल जोला से मित्रता थी। इनके पिता ने पॉल सेजान को कानून की शिक्षा करने के लिए एमिला जोल जो इसकी दोस्त थी उसके साथ अनुमति दे दी कि 1861 में वो पेरिस चले गए कानून की शिक्षा लेने के लिए। और वहाँ से दोस्तों आए तो उनका रुख है वो बदल चुका था, क्योंकि उसका जो रुख है वो कला के अंतर्गत हो गया था। यानी जो वहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई थी गैलरी में जाकर के उन्होंने कला कार्य जो है देखे तो ये काफ़ी फेमस आए, तो उन्होंने भी सोचा क्यों ना मैं भी पेंटिंग भी लाऊँ। तो उन्होंने, उनके पिता ने तो भेजा था कला जो कानून की शिक्षा के लिए, और वहाँ से आए ना तो वो एक कलाकार के रूप में बनकर आ गए थे। पॉल सेजान दिलाकरा से बहुत प्रभावित हुए थे। प्रभाववादी अंकन पद्धति में भी सेजान ने रंगों का मोटी मोटी परतों के रूप में प्रयोग किया। जब 1874 में प्रभाववादियों की प्रथम प्रदर्शनी हुई, इसमें पॉल सेजान ने अपना एक चित्र प्रदर्शित किया था। तब एक कला समीक्षक इन्होंने कहा था कि पिस्तौल चित्रकार नाम से उनकी निंदा कर दी थी। किसकी? पॉल सेजान की एक कला समीक्षक ने पिस्तौल चित्रकार नाम से उनकी क्या की थी? निंदा की थी। अवेरा में बनाया हुआ चित्र फ्रांसी दिए व्यक्ति का मकान, यानी अवेरा में बनाया हुआ एक इनका चित्र है पॉल सेजान का, कौन सा है? फांसी दिए हुए व्यक्ति का जो मकान है, उनकी प्रभाववादी जो कला की उत्कृष्ट करती थी दोस्तों, कौन सी? व्यक्ति का जो फांसी दिया व्यक्ति का मकान। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रभाववादी चित्रकार पॉल गोगो की चित्राकृतियों के नाम लिखना है। तो वैन विलियम मैरी, ये जो पॉल गोगो का बनाया गया चित्र है, यानी तुम शादी कब करोगे। पीला ईसा, तिहतियन द्वीप, तिहती जो द्वीप है उसके बारे में चित्र बनाया है। स्मरण के बाद विजन, ये सभी जो चित्र है पॉल गोगो के द्वारा बनाया गया। जो पॉल गोगो उत्तर प्रभाववादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि भाववादी शैली का परिचय दीजिए। तो दोस्तों भाववादी कोई विशिष्ट या स्वतंत्र शैली नहीं है, इसका कोई पूर्ण निश्चित है कोई सिद्धांत नहीं है। संयोगवश आंद्रे मातिस को भाववाद का नेतृत्व करना पड़ा। सैलोदोतान में चित्रकार एंद्रे मातिस के नेतृत्व में नए चित्रकारों के एक समूह ने अपने चित्रों की एक प्रदर्शनी आयोजित की थी। इन नए चित्रकारों ने बिल्कुल अनोखे ढंग से चित्र बनाए, अजीबोगरीब दिखाई देते थे। इसलिए कला समीक्षक वोक्सेल ने इन चित्रकारों को फाओ कहकर संबोधित किया था। फाओ का मतलब होता है जंगली जानवर, यानी जंगली जानवरों के चित्र कहकर संबोधित किया था, क्योंकि उनका कोई निश्चित सिद्धांत था नहीं था, कोई कलर का संयोजन यानी संयोजन नहीं था, कोई किसी भी प्रकार की कोई मतलब नाप तोल कला के अंदर नहीं, कोई छोटा बड़ा कैसे ही बना दिया, किसी भी प्रकार की कलर यूज़ करके मतलब अटपटे से बना रखे थे अनोखे ढंग के। तो इसीलिए इस शैली को नाम दिया गया फाववाद शैली, नाम इसी कारण पड़ा था। फाववादी चित्रकारों के चित्रों के जो विषय है वो अधिकांशतः समुद्री किनारों, सार्वजनिक स्थलों,
समारोह, पर्यटक स्थलों के दृश्य बनाए। इस शैली के अंतर्गत चित्रकार अपनी भावनाओं को एक अलग ढंग से विशुद्ध रंगों द्वारा व्यक्त करते थे। उनकी पहली प्रदर्शनी 1950 में हुई थी, यानी फावादी कला को जो कलाकार है उनकी पहली प्रदर्शनी कब हुई थी? 1950 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गणवादी कलाकार पाब्लो पिकासो की कला का एक परिचय देना है। तो आधुनिक कलाकारों में पिकासो के समान ख्याति प्राप्त करने का सौभाग्य किसी अन्य कलाकार को नहीं मिला। इन्होंने चित्रकला के अलावा मूर्तिकला, एनग्रेविंग, लिथोग्राफी, सेरेमिक्स, विभिन्न वाद्यों के अंतर्गत है वो कलाकृतियों का निर्माण किया था चित्रकला के अलावा। किसने? गणवादी कलाकार कौन है दोस्तों? पाब्लो पिकासो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पिकासो अपने चित्रों पर 1900 ईस्वी तक पाब्लो रुइस पिकासो नाम से हस्ताक्षर करते थे। दोस्तों पिकासो है वो अपने द्वारा जो चित्र बनाते हैं तो उसके नीचे जो चित्रकार होता है वो अपने हस्ताक्षर करता है। तो सन 1900 ईस्वी तक पिकासो है वो पाब्लो रुइस पिकासो के नाम से हस्ताक्षर करते थे और इसके बाद इन्होंने पिकासो नाम लिखना शुरू कर दिया था। जो पाब्लो रुइस है वो हटा के ओनली पिकासो नाम से साइन करते थे 1900 सन के बाद। पिकासो ने 1907 में अपना सुविख्यात चित्र अविन्यो की सत्रियां पूर्ण किया था, जो गणवाद कला का पहला चित्र माना जाता है। गणवाद शैली का प्रथम चित्र कौन सा है? अविन्यो की सत्रियां। किसके द्वारा बनाया गया? पाब्लो पिकासो के द्वारा। कब बनाया गया? 1907 में। और दोस्तों जो 1901 में पाब्लो पिकासो ने युवा कला नाम से पत्रिका है उसका भी प्रकाशन आरंभ कर दिया था। कौन सी पत्रिका? युवा कला। युवा जो पीढ़ी है, युवा लोग हैं, उनकी कला, युवा कला के बारे में लिखते थे। पत्रिका प्रकाशन किया था 1901 में। पिकासो के चित्र 1901 से 1904 तक बनाए, इन्हें उनकी कला का नीला काल कहलाता है। दोस्तों पिकासो का नीला काल कहलाता है। 1901 से लेकर 1904 ईस्वी तक जितना भी काम किया उसे नीला काल के नाम से कहते हैं। पिकासो इन्हें उनकी कला का नीला काल कहते हैं। ये चित्र नीले रंग को प्रमुख स्थान देकर बनाए गए थे। दोस्तों सन 1901 से 1904 तक जितने भी चित्र बनाए वो नीले रंग से ज़्यादातर बनाए थे, इसीलिए इस काल को पिकासो का नीला काल के नाम से पुकारते हैं। 1905 में पिकासो के चित्रों में नीले रंग की जगह गुलाबी रंग ने अपना स्थान ले लिया था, यानी नीले कलर के बाद गुलाबी रंग का जो है स्थान ले लिया था प्रमुख रूप से। तो ये थे दोस्तों शॉर्ट 10 क्वेश्चन, और इसके बाद थोड़े बड़े क्वेश्चन निबंधात्मक जो क्वेश्चन आते हैं 2-3 करने होते हैं, तो वो भी मैं अब बता देता हूँ आपको। देखिए स्क्रीन पे, आप डिस्प्ले के सामने टाइप करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आधुनिक चित्रकला का इतिहास ड्राइंग की एक बुक आती है, तो ये सारा का सारा मैटर है वो BA फाइनल की बुक है, वो आधुनिक चित्रकला का इतिहास नाम से आती है, जिसमें ये सभी वाद दिए हुए हैं। और इसके अलावा दोस्तों मार्केट में पासबुक भी मिल जाती है सम्राट नाम से, अभी पता नहीं मिलेगी या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आगे बड़े क्वेश्चन है उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अभिव्यंजनावादी चित्रकार एडवर्ड मुक कला विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा है, चित्रकार क्लाउड मोनी की चित्र शैली पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, फावा चित्रकार हेनरी मातिस की कला का वर्णन कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है, आधुनिक कला में भविष्यवाद की शैली का क्या योगदान रहा, वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, यथार्थवादी कला शैली में चित्रकार साल्वाडोर डाली का क्या योगदान रहा है, समझाइए। और दोस्तों छठा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी पिकासो की कला शैली का वर्णन कीजिए। और सातवां क्वेश्चन है, चित्रकार कांडिस्की का परिचय देते हुए उसकी कला यात्रा का वर्णन करना है। और जो बड़े निबंधात्मक 4 क्वेश्चन आते हैं उनमें पहला क्वेश्चन है, फावाद की कला का परिचय देते हुए चित्रकार रोल दुफी की कला को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है, नवप्रभाववाद की कला तथा चित्रकारों की शैली निर्माण पर लेख लिखिए। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। और अब तीसरा क्वेश्चन है, यथार्थवाद शैली का परिचय देते हुए चित्रकार गुस्ताव कुर्बे की कला का वर्णन कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है, उत्तर प्रभाववाद शैली का पूर्ण परिचय देते हुए शैली चित्रकारों की कला पर लेख लिखनी है। और दोस्तों लास्ट में एक ये याद रखना, अमूर्त कला के बारे में पढ़ लेना और कांडिस्की के बारे में भी जान लेना। अमूर्त कला क्या है और कांडिस्की इसके बारे में थोड़ा आप पढ़ लेना। तो धन्यवाद दोस्तों।